बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। लाहौर की एक धुंध वाली ठिठरती हुई सुबह को हम खुशामदीद कह रहे हैं आप सबके लिए। लेट्स होप के ये हमारा दिन जो है ये बड़ा भरपूर और गर्मा गर्म जोश ये दांत बजने वाली सर्दी हो चुकी है इस वक्त लाहौर में। बहुत ज़्यादा सर्दी है, सब ऐसे करके जो है ना जा रहे हैं, जेबों में हाथ डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपको सर्दी ना लगे। और आज का जो दिन है, आज की तारीख़ है, ये तारीख़ी लिहाज से भी बहुत अहम है। हाँ, कल मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी तो कुछ न्यूज़पेपर्स में आपको पता है ना साइड पे आज से 50 साल पहले खबर लगी होती है। तो एक कॉलम लगा हुआ था आज से 50 साल पहले मुजीबुर रहमान ने 6 निकाती फार्मूला जो है पेश कर दिया। ऐसे था हमजा जैसे किसी ने दिल पे मुक्का नहीं मारा होता। बिल्कुल ऐसे। एंड आई वाज वंडरिंग कि 40 साल के बाद आकर हमने 18वीं तरमीम मंजूर की और हमने सूबों को उनका इख्तियार दिया। फेडरेशन से कन्फेडरेशन तक का जो सफ़र है वो किसी हद तक हमने तय किया। हाँ। और लेकिन 40 साल पहले ही अगर ये काम कर लिया जाता तो आज शायद मशरकी पाकिस्तान में जो रंजिश, जो गम गुस्सा, जो दुश्मन ने इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की, जिस तरह से नफ़रत, लिसानियत, तासुब को, जिस तरह से महरूमियों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, शायद वो ना हो सकता। शायद आज हम बैठे हुए ये ना कह रहे होते कि आज का दिन वो बदकिस्मत दिन है जिस दिन पाकिस्तान जो है वो 2 लाख हम ये बात कर ही ना रहे होते। वो ढाका यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स फरा जो 1965 की जंग में सितंबर में बाहर निकल रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। 5-5.5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही माहौल बदल गया। ढाका जहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, वो ढाका था और अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। और हमसा देखिए दुश्मन कितना हमारा जो है वो जिसे कहना चाहिए ना नफ्सियाती आसाबी और हर तरह की जंग लड़ता अभी हमारे सामने आ गया कि किस तरह से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था, किस तरह से वो मतलब मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे मुख्तलिफ अकाउंट्स, मुख्तलिफ ऐसी NGOs, मुख्तलिफ ऐसे ख़बरें, मुख्तलिफ ऐसे लोग जो मर भी चुके थे उनके नाम लेकर वो कॉलम छाप लेते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर तरह की हर्जा सराई कर रहे थे। उसी दुश्मन ने इसी दिन को उसे पता था कि ये घाव गहरा है, एक और ज़ख्म लगाया और 2014 में हमारे बहुत से मासूम बच्चों को, हमारे निहत्ते असातिज़ा को जैसे कहते हैं घर में घुस के शहीद करना। और ये तो एक ऐसा ज़ख्म है कि जिससे जब तक हम जिएंगे खून रिश्ता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतना सॉफ्ट टारगेट लिया गया, पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया जो है वो अश्कबार थी। और वो जो नरम दिल रखते हैं पूरी दुनिया में लोग, वो इस सानहे को देखकर बिल्कुल ऐसे वो हैरान रह गए और इतने दुखी हुए। सब ने बातें की इस पर और पाकिस्तान आज तक उस हवाले से परेशान है। हम गमज़दा हो जाते हैं जब APS का जिक्र करते हैं। उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से दहशतगर्दों का कला कमा किया वो भी काबिल तारीफ़ है। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान में हम अमन देख रहे हैं, लेकिन वो हमारा दुश्मन आज भी वैसी ही कोशिश मैं नहीं भूल सकती हमसा, जब ये वाक़या हुआ ना तो उसके नेक्स्ट डे, मतलब आज ये वाक़या हुआ और कल मैं APS गई अपनी पूरी टीम को लेके। ये वो दिन था कि जब मतलब स्कूल उन्होंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था, थोड़ी बहुत वो जो खून के धब्बे थे वो साफ़ किए गए थे। जहाँ जलाया गया था सईदा काजी साहिबा को, वो जगह उसी तरह से वहाँ पर मौजूद थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने वहाँ पे वो चंद जो माएँ देखी, जो वहाँ पे स्कूल की हालत देखी कि मेरी अपनी क्या हालत थी। और आज तक फिर मैं उन फैमिलीज़ के घर गई, उन माओं से मिली, हालत ही नहीं थी किसी की, कोई आज तक कोई हालत है ही नहीं, कोई पुरसा हो ही नहीं सकता किसी के ऐसे बच्चे का कि जो हुसूल तालीम के लिए निकला हो और फिर वो इस तरह से दहशतगर्दी का शिकार हो गया। सो हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, हौसला दे। अल्लाह ताला हमारी अर्ज़ पाक को तमाम दहशतगर्दी से और दुश्मनों के तमाम इस तरह के ख़तरनाक अज़ाइम से हमेशा महफूज रखे और हमें भी ये तहम्मुल और तदब्बुर दे कि हम समझ सकें कि हमें क्या फ़ैसले लेने ज़रूरी हैं। गैर ज़रूरी झगड़ों को, गैर ज़रूरी आपस में रंजिशों को तवालत ना दें कि उसका फ़ायदा दुश्मन ना उठाए। और बिल्कुल हमें समझ लगनी चाहिए, इतनी हमारे अंदर जो है वो अक्ल होनी चाहिए, इतना शऊर होना चाहिए कि हमें समझ लगे कि हाइब्रिड वॉर है और हमारा दुश्मन किस तरीके से काम कर रहा है। अभी हम टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे।
हुकूमत ने 8 गैर मुल्की दवासाज कंपनियों से कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए राब्ते कर लिए। वैक्सीन के लिए हुकूमत फंड इकट्ठा कर रही है। 2021 की दूसरी सहमाई में मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने पीडीएम के इस्तीफे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन में इस्तीफों पर इत्तेफाक है, न लॉन्ग मार्च पर। ये संजीदा हैं तो 31 दिसंबर तक इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। हुकूमत ऐलान करे ना करे 11 जनवरी को स्कूल्स खोल देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का दो टोक ऐलान। 30 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ओहदेदारों का इस्लामाबाद में इजलास। कहा जब सब कुछ खुला है तो तालीमी इदारे क्यों बंद हैं। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने आज जानी है। आलमी वबा, कीमती जिंदगियां निकल रही है तो हर मुल्क इसे शिकस्त देने के लिए हाथ पांव भी मार रहा है, कोशिश की जा रही है। हाँ, क्योंकि वैक्सीन को इस वक्त हासिल करना, और यकीन कीजिएगा अब जिस तरह से वैक्सीन जिस मुल्क में पहुंचेगी ना, वो ऑर्डर तय करेगी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड है, ये सेकंड वर्ल्ड है, ये थर्ड वर्ल्ड है, ये बेचारे हैं, ये मुफलिस हैं, ये कंगले हैं, ये कलाश हैं। सो पाकिस्तानी हुकूमत भी अपने शहरियों को इस खतरे से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इस कोशिश में अब हुकूमत ने 8 गैर मुल्की दवासाज कंपनियों से कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए राब्ते कर लिए। और वीसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद का ये कहना है कि फाइजर और मॉडर्ना की जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं वो पाकिस्तानी हुकाम उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, दिलचस्पी कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीनों में 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन मिलना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है उन्हें वैक्सीन की 6 माह तक फराहमी मुमकिन नहीं है। कुछ लोग तो 2022 और 23 भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जब तक आपकी पूरी पॉपुलेशन, और याद रहे हमजा कि अगर कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लग भी जाती है, फर्ज किया एलीट्स को लग भी जाती है, जिनके पास पैसा है वो लगवा भी लेते हैं, तो भी जब तक पूरी आवाम को नहीं लगेगी ये खतरा मौजूद रहेगा, क्योंकि वैक्सीन 100% क्योर नहीं है। बेहतरीन वैक्सीन भी जो क्लेम कर रही है वो 90% बचाव की कर रही है, 100% तो बचाव उसमें भी नहीं है। और अगर एक शख्स भी मौजूद रहेगा तो खतरा वैसा ही मौजूद रहेगा। और हमसे आपको ये भी मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत देने के ऊपर गौर हो रहा है कि वो खुद से इम्पोर्ट कर लें और जिन लोगों के पास पैसा है वो वैक्सीन लगवा लें। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो वफाकी काबीना की, जो कोरोना के हसूल के वैक्सीन के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे चुकी है और कोरोना वायरस की हलाकत खेजियाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो आलमी वबा के सबब मुल्क में मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 8,905 तक पहुँच चुकी है। और इस दौरान मुल्क में 2,459 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, अमवात बढ़ती जा रही है। और हम रोज़ाना आपको बता रहे हैं वजह एक है कि हम मानने कोई तैयार नहीं है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमने एहतियात करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। ये रोज़ाना आदाद शुमार आपके सामने रखने का मतलब ये है कि आप इसमें बढ़ोतरी खुद देख रहे हैं कि किस तरह से ये तादाद बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, ये इंसान है जिनको गिन रहे होते हैं हम। और किसी भी यकीन करें इंसान का चले जाना इस दुनिया से उसके पीछे रह जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत आजमाइश का मरहला होता है। अल्लाह ताला सबको इस आजमाइश से महफूज रखे। और उनके लिए ये नंबर नहीं है, उनके लिए पूरी कायनात ही वो शख्स है। और कोरोना वबा उरूज पर है, मगर निजी स्कूल मालिकान तालीमी इदारे खोलने के लिए बेताब हैं। हंगामी इजलास बुलाया गया। 11 जनवरी को हर सूरत में स्कूल खोलने का ऐलान भी कर दिया गया। पार्टली उनकी बात सही लगती है कि जब ताजर जो हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं धड़ल्ले के साथ या फिर एहतजाज करके, जब रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो कहते हैं बच्चे नथिया गली में एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, जब आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है, उसमें कोई SOPs नहीं है, तो स्कूल जो हैं ऑब्वियसली उनका भी बिजनेस है, उसको क्यों ख़राब किया जाए। 30 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशंस के अहदेदारान का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहदेदारान का कहना था कि हुकूमत ऐलान करे या ना करे वो स्कूल्स
ज़रूर खोलेंगे और इस बारे में हिकमत अमली बाद में तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ खुला है तो तालीमी इदारे क्यों बंद है? अगर हुकूमत ने इदारे सील किए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सो ये पहली दफ़ा है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो है वो इस नहज पर आ गई है मुसलसल हुकूमती फैसलों के बाद कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि एहतजाज किया जाएगा। इससे पहले जो कहा जा रहा था वो उसको मान रहे थे। बिल्कुल, इसी हवाले से बात कर लेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा कि फैसला क्या किया गया, क्या क्या तजावीज़ सामने आई थी और क्या प्राइवेट स्कूल मालिकान जो हैं हुकूमत के साथ बिल्कुल सामने खड़े होकर एक अलग स्टांस लेने के लिए तैयार हैं? हुकूमत से क्या टक्कर ले सकते हैं प्राइवेट स्कूल मालिकान? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की कभी भी ये पॉलिसी ना रही है ना है कि हम हुकूमत से कोई टक्कर दें। हम तो हुकूमत की जो रेट कायम करने की बात करते हैं, उसके लिए 25A आर्टिकल के ऊपर हम गवर्नमेंट को ये रियलाइज करवा रहे हैं कि इट्स योर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट। लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ वो चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे था या अपोजिशन के हमारे कायदीन के, तमाम ने अपना हक अदा किया है इस कोरोना की दूसरी लहर को लाने में। कोई कसर नहीं छोड़ी और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। आप देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री था जो सेकंड वेव के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। हालांकि पूरी दुनिया में जहां ये प्रॉब्लम आई वहां पे उन्होंने माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन किया है, यहां भी करना चाहिए। लेकिन आप कैसे लोगों को पाबंद करेंगे जब आप खुद जो हैं जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना है वो खुद उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अब सूरत हाल ये कि हमारा फिर दोबारा 75 मिलियन जो हमारे बच्चे हैं, 2.5 करोड़ बच्चा वैसे आउट ऑफ स्कूल है, 5 करोड़ जो पढ़ रहे थे उनको भी इन्होंने आउट ऑफ स्कूल कर दिया। लगभग 1 साल होने को आ रहा है और आगे भी इनके जो इरादे मैं आपको बताऊं, इनके इरादे हैं पहले ये 31 जनवरी देंगे, उसके बाद मार्च और सेशन के बढ़ने की बात करके इन्होंने मई तक इसको बंद रखना है। फिर उन्होंने कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां आ गई और सितंबर तक ये तालीमी इदारे बंद होने हैं, क्योंकि इनकी सिंगल नेशनल करिकुलम का वो भी जो ड्रामा चला रहे हैं उसमें इन्होंने उसमें बुक्स उनकी मार्केट में नहीं है, वो बुक्स इन्होंने भी प्रिंट करनी है। तो इन हालात में अगर एक तालीम से वाबस्ता लोग जो टीचर हैं, जो वालिदैन हैं, जो या फिर सिविल सोसाइटी की आवाज है, 87% गैलप सर्वे के मुताबिक तो वालिदैन इसमें आप आवाज उठा रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास नेट फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन के लिए वो तैयार नहीं है, आईटी लिटरेसी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जिस वक्त हमारा 86% बच्चा वैसे इस फैसिलिटी से महरूम है और जिनके पास है अभी घरों में, वो भी उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कभी नेट का प्रॉब्लम, कभी बिजली का मसला, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं। फिर गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस देखें, सब कुछ खुला है, हमारा वो बच्चा हर जगह जा रहा है, पार्क में, मार्केट में, शॉप में, शादियों में वो जा रहे हैं, वहां तो उनको जहाँ 300 बंदे इकट्ठे हैं वहां पे तो कुछ नहीं, उनको मसला नहीं। अभी हमारे जो आपको पता है फेडरल मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने खुद ये कहा कि तालीमी इदारे वो वह जगह हैं जहाँ पे SOP से भरपूर अमल दरामद हुआ है। अच्छा, तो जहाँ ये आप जो बातें कह रहे हैं ये अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए कि ये बातें हम भी और बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि आज अब नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जनवरी की आप बात कर रहे हैं, जनवरी तो हो सकता है अल्लाह ना करे वो टाइम हो जब नंबर्स इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हों, मामलात खुदा न खासा जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं बेहतियाती की जा रही है और भी ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो, तो क्या उस सूरत हाल में भी आपका ये फैसला इसी तरह बरकरार रहेगा कि कुछ कोई खोले ना खोले हम तो स्कूल खोलेंगे? और अगर खुदा न खासा कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल होती है, हुकूमत नहीं मानती आपकी इस बात को, तो फिर क्या लाया अमल होगा? इसमें मैं 2 बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो स्टैट्स अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की इस पहली लहर में भी, वेव में भी, सेकंड में भी महफूज हैं, क्योंकि अब तो WHO कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, यूनेस्को कह रहा है, UNO ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है खासे महफूज हैं। कोई सीरियस इशू पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ऐसा सामने बच्चों के हवाले से नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखा। अगर तो हम स्टैट्स की बात करें और इंटरनेशनल एडवाइजरीज की बात करें तो वो तो उसमें भी स्कूलों को खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा 6 माह आउट ऑफ स्कूल होता है तो उसको कम से कम 5 से 7 साल चाहिए रिकवरी में। और हमारा बहुत सा बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल हुआ, जो कि लो कॉस्ट एरिया से ताल्लुक रखता था, उन्होंने बच्चों को उठाया, छोटे मोटे कामों में लगाया, वो तो अब चाइल्ड लेबर का शिकार हो चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे, गवर्नमेंट अगर ये करना चाहती है, देखें गवर्नमेंट को हमने दरखास्त भी की, हर इल्तिजा भी की, इसमें अब सिविल सोसाइटी, पेरेंट भी शामिल हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट फिर भी मजीद है तो एक बाप होने के नाते, उस्ताद होने के नाते अपने बच्चों की तालीमी हकूक की खातिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। आप अगर हमें ये गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हमें जो है वो जो पर्चे काट के, स्कूल सील करके और धमकियां दे के, इनसे हम नहीं रुकने वाले। हमने ये तय कर लिया है कि अपने बच्चों के आईनी तालीमी हकूक को हासिल करेंगे। 25A आर्टिकल मेरे बच्चों को इस रियासत में, हमारी तमाम जो 7.5 करोड़ बच्चों को उसका हक देती है।
हुकूमत को कहे अगर आपको तालीम प्राइवेट स्कूलों से तकलीफ है बंद कर दें, हम जहां हमारा एमफिल टीचर और पीएचडी टीचर ने रेडियां लगाई है हम भी लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आइन के आर्टिकल की काशिफ मिर्जा साहब बात कर रहे हैं, तो क्या अदालत से रुजू करने का भी फैसला किया गया? अदालत से रुजू किया जाएगा, अदालत ये हुक्म दे दे कि स्कूल खोल दिए जाएं तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हुकूमत को भी खोलने पड़ेंगे? जी, उसमें ऑब्वियसली हमारी जो लीगल टीम है इस एस्पेक्ट को भी हम देख रहे हैं और इसमें पेरेंट्स की जो है तरफ से भी हमारे नॉलेज में आया कि वो जो है जो अदालत के अंदर उन्होंने भी कोई रेट जो है वो शायद आज या कल तक बहरहाल वो भी हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। अगर हम तो चाहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से मैंने दरखास्त की है, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, तीनों जो तालीम दोस्त शख्सियात हैं, मेरी तीनों से इल्तिजा है कि खुदा के लिए आप इंटरवीन करें, आप सरपरस्ती करें, इसका रास्ता ढूंढें। अगर इस तरह एक साल हमने बंद किए, देखें लास्ट ईयर भी इस गवर्नमेंट जब से आई है 85 डे वर्किंग थे जिसमें तालीम चल रहा लास्ट ईयर, और इस साल तो आपके सामने सूरत-ए-हाल। अगर इनका इरादा मई तक सेशन बढ़ा के सितंबर में स्कूल खोलने का है तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं होगा, जो कि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास जितने भी लीगल रेमेडीज हैं अवेल करेंगे, और ऑब्वियसली अगर सब कुछ खुला है और तालीम बंद है तो अपने बच्चों की तालीम के लिए हमें सड़कों पे भी आना पड़ा, हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। हम लॉन्ग मार्च के लिए भी जो है भरपूर तैयार हैं, और इंशाल्लाह अगर ये पकड़ दकड़ FIR और ये हरासा करने वाला एलिमेंट बरकरार रहा तो हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल के सदर, और वो ये कह रहे थे कि हम तो खोलना चाह रहे हैं स्कूल, इसलिए खोलना चाह रहे हैं कि हुकूमत ये प्लान कर रही है कि लंबे अरसे के लिए, वो तो मई तक की बात कर रहे हैं। का बाहर कैसे पता चल गया? सपोज अगर गवर्नमेंट ये सोच भी रही है, और जो उन्होंने बात की है ना बीच में, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि गवर्नमेंट कोरोना को यूज कर रही है, एक्चुअली वो प्रिपेयर्ड नहीं है, किताबें मार्केट में नहीं, बकौल उनके वो अपने सियासी नारों की बात करेंगे जो सियासी नारे लगाए गए थे, कि वो गवर्नमेंट ने जो एक निसाब की बात की तो स्कूल्स में चूंकि वो अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं कि स्कूल ही ना खोले जाएं, ताकि ना खोले जाएं, ना निसाब की बात आए, ना उनके ऊपर कोई बात है। ये तो जब 10 जनवरी या 9 जनवरी को जब फैसला किया जाएगा उस वक्त पता लगेगा कि हुकूमत वाकईतन क्या सोच रही है। काशिफ मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। अगर आज आपने भी देखा हो, मैं कम से कम इस्लामाबाद और लाहौर का तो बता सकती हूँ कि 5 था सुबह के वक्त जब देखा, लेकिन इस गिरते हुए दर्जा हरारत के साथ साथ मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि सर्दी बढ़ेगी तो उसके साथ कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, तो लग यही रहा कि जैसे जैसे मजीद टेम्परेचर गिरेगा ये वबा मजीद बिल्कुल ऐसे ही। और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि दर्जा हरारत गिरने से 4 दीवारी के अंदर ज़्यादा वक्त गुजरेगा, और ये वबा के दौरान कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खुली फ़ज़ा में कोरोना वायरस हवा से फैलता है या नहीं फैलता, इस पर तो अभी कोई मुत्तफ़िका राय मौजूद नहीं है, मगर बंद माहौल के हवाले से मुत्तफ़िका राय मौजूद है कि ये फैलता है। और अब हम खिड़कियां बंद हो गई हैं, गर्मियों में घरों की खुली होती थी, बिल्कुल सब अंदर बैठते हैं और हवा का कोई वैसा निज़ाम नहीं है, इसलिए ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया है। अब कहते हैं कि कुछ सादा इक़दाम से कोविड-19 की वबा के फैलाव में कमी लाई जा सकती है। फेस मास्क का इस्तेमाल इसको रोकने में बहुत अहम है। आप घर में भी बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक आप सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं ज़रूर फेस मास्क पहन के रखें। ख़ासतौर पे वो लोग जो घर से बाहर ज़्यादा आते जाते हैं, वो घर के अंदर फेस मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनकी वजह से या उनसे खुदा न खास्ता किसी दूसरे को वायरस के मुंतकिल होने का ख़तरा ना हो। फिर हाथों को भी ज़रूर साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वबा से बचा जा सके। और सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 फुट की दूरी के और चंद मिनट के अलावा किसी से मुखातिब ना हो, बातचीत ना करें, और बहुत ज़्यादा लोग किसी भी जगह इकट्ठे ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझे कि हम 6 फीट की दूरी पर हैं तो हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए, मास्क फिर भी लाजमी पहनी है 6 फीट की दूरी पर भी, ताकि बिल्कुल उसका रिस्क जो है कम कर दिया जाए। ये कोरोना किस तरीके से लोगों तक पहुंच जाता है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पिछले जब पहली लहर थी मैंने शायद बहुत ज़्यादा एहतियात की थी, लेकिन कोरोना हो गया। एक बंदा केयरलेस हो ना आपके सराउंडिंग में, वो बंदा आपका काम करने वाली हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं, आपका कोई ड्राइवर हो सकता है, आपको नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इंटरेक्ट किया, शादियों में गए हैं, घूमे फिरे हैं,
बाजार में फिरें, आपके सामने वो कहेंगे हाँ सब ठीक है। वो एक शख्स इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है मैसिव तादाद में, जितने लोगों से वो मिलेगा उन सबको इन्फेक्ट कर देगा। बहरहाल अपडेट करेंगे हम आपको, मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर आपको वो लोग दे सकते हैं जो कि डील कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। हेड ऑफ इन्फेक्शन डिपार्टमेंट आगा खान हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फैसल साहब, फरमाइएगा सर्दियों में इंडोर माहौल में रहने से कोविड के फैलने का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर ऐसा है तो क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल जैसे आपने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है, बिल्कुल सही से बताया एक्चुअली आपने वेरी इंप्रेसिव कि इंडोर जो है वायरस ज्यादा फैलता है एंड एक्चुअली ज्यादा दूर तक भी फैलता है। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आप एक ही कमरे में बैठे हुए हो, 1 घंटे तक बैठे हो, तो इवन अगर आप 6 फुट के फासले से दूर भी हैं तो फिर भी ये वायरस फैल सकता है। इस वजह से WHO ये कहती है कि अगर आप घर के अंदर या किसी ऐसी जगह जहाँ वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आप दूर भी बैठे हो तो मास्क आपको नहीं उतारना है, मास्क फिर भी पहने रखना है आपको। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है सर्दियों में। अब जितनी सर्दी लाहौर में पड़ रही है, इस्लामाबाद में या मुख्तलिफ दीगर सूबों में पड़ रही है, वहाँ पर हीटर का इस्तेमाल होगा क्या? उससे भी हम ये समझ सकते हैं क्योंकि कमरे तो बंद होंगे, ज़्यादा कोरोना फैल सकता है? हीटर के इस्तेमाल से कोरोना ज्यादा फैलने के इम्कान थोड़े से कम है, बट ये है कि ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि भाई अगर हीटर मैंने चलाया है या मैंने कम दर्जे पर रखा है, ज्यादा पे रखा है, कि इससे वायरस कम फैलेगा या ज्यादा फैलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वहाँ पे हवा कितनी चल रही है, जिसको इन्फेक्शन है उसमें से कितना वायरस निकल रहा है, उसको बीमारी कितनी पुरानी कितनी नहीं है। तो आई रियली कांट से कि हीटर से आप बच जाएंगे, मगर ऑब्वियसली अंदर रहना इज बहुत डेंजरस। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई रिकमेंडेशंस कीजिए अगर हम लोग महफूज रहना चाहते हैं। जैसे दफातर में लोग आ जा रहे हैं, बाजारों में आ जा रहे हैं, शादियां भी लोग उसी धूम धड़के से कर रहे हैं, और मुझसे रहे कि जनाब एक ही तो मौका होता है ज़िंदगी में, एक ही दफ़ा शादी होनी होती है, तो वो हम कैसे आराम से सुकून से कर लें? फरमाइएगा कि कैसे महफूज रहें। बिल्कुल, सो आई थिंक सबसे इजी चीज ये है कि आप डिसाइड कर लें कि वो क्या चीजें जो कि आपको करनी ही करनी है, और वो क्या चीजें जो कि अगर नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको जाके सौदा लेना है तो वो तो लेना ही लेना है, घर तो चलना है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। जब वो करें तो फिर आप सारे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, यानी कि वो जो आपने भी फरमाया, मास्क पहने, हाथ साफ रखें, बहुत ज्यादा लोग करीब ना रहें, एंड अपने ट्रिप को कम से कम करें। ऐसा ना करें कि आप अंडा रोटी लेने गए मगर साथ में फिर आप शॉपिंग सेंटर में घूम रहे हैं, हर जगह जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो चीजें जो कि बहुत ही निहायत जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर आपको शादी में जाना है और आपके कोई दूर के कोई हैं या कोई ऐसे दोस्त हैं, उनकी शादी में नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब ये जिंदगी ज्यादा जरूरी है ऑब्वियसली। और जो शादी कर भी रहे हैं, शादी ऑब्वियसली जिंदगी में एक ही दफा होती है, मगर ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी ना करें। हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बुलाएं सिर्फ उनको बुलाएं जो कि बहुत ही जरूरी है, क्राउड कम से कम हो, और इस तरह से तो आप डिसाइड कर लेंगे क्या चीजें बहुत ही जरूरी है, क्या चीजें जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि सर्दियों में वैसे ही सांस की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, लोग ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो रहे होते हैं, जुकाम हो रहा होता है, तो सर्दियों में जो लोग इससे मुतासिर होंगे कोरोना वायरस से, क्या शिद्दत ज़्यादा होगी, ख़तरा ज़्यादा होगा जितना गर्मियों में पहली लहर के दौरान था? तो सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, खतरा ज्यादा नहीं है। हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी लंग की कोई मसला हो, जैसे जिनको दमा हो और सर्दियों में दमा अगर उनका ज्यादा खराब होता है तो ऑब्वियसली उनके अंदर अलामात भी थोड़े ज्यादा होते हैं, बल्कि कोरोना होने की वजह से दमा ट्रिगर भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि आप सर्दियों में एक्सपेक्ट करें कि ज्यादा खराब बीमारी हो, मगर ऑब्वियसली वायरस फैलता ज्यादा है सर्दी के मौसम के अंदर। डॉक्टर साहब, आप तो डील कर रहे होंगे एवरीडे बेसिस पे इस वायरस को और इससे इन्फेक्टेड लोगों को, आप बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, कितना फैलाव है, किस तरह से ये इस वक्त आप देख रहे हैं, और पहली लहर दूसरी लहर में आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज डॉक्टर क्या है? तो दो चीजें, एक तो ये कि फैलाव बहुत तेजी से फैल रहा है, जो पहली और सेकंड लहर में बहुत सारे फर्क हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली लोग इतना परेशान नहीं हैं, लोग रियली एहतियात नहीं कर रहे। पहली लहर में लोग फिर भी थोड़ा सा एहतियात ज्यादा कर रहे थे। दूसरी चीज ये कि पहली लहर में अस्पताल के जो बकिया जो सर्विसेज थे पूरे मुल्क में वो कम हो गए थे, बाकी लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि सब डर के घर बैठे हुए थे। मगर अब अस्पताल वैसे भी भरे हुए हैं विद नॉर्मल चीजें, जैसे कि निमोनिया हो गया या दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजों से।
तो जिसका मतलब है कि वैसी जगह कम है अस्पतालों के अंदर। और लास्ट टाइम हमने डॉक्टरों को एक जगह से भर्ती करके कोरोना वार्ड में कर दिया था, अब हमारे पास ये गुंजाइश भी नहीं है, यानी कि इस वजह से बिस्तर खोलना भी हमारे लिए अब मुश्किल हो रहा है। बिस्तर बहुत तेजी से हर जगह ही भरना शुरू हो रहे हैं, एंड इवन तो बिस्तर हर जगह खोल भी रहे हैं, मगर आई थिंक उस रफ्तार से नहीं खोले जिस रफ्तार से लोग आ रहे हैं। आखिरी चीज ये कि पहली लहर के अंदर लोग थोड़ा सा कुछ होता तो वो दाखिल हो जाते थे, इस दफा ऑब्वियसली जब लोग थोड़े से बीमार होते हैं दाखिल होते हैं, जिस वजह से बीमार लोगों की दाखिले की शरह में ऑब्वियसली इजाफा है। तो बहुत सारे छोटे मुख्तलिफ मगर चीजें थोड़ी सी परेशान कन जरूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहे और अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर फैसल खान इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट जो है उसके हेड, उन्होंने हमें अपडेट किया। हमजा, कल मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी 46% ज़्यादा अमवात हैं घरों में, जो घरों में मौत हो रही है ना, जो नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं, जो लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, हाँ, उसमें 46% रेज जो है वो नोट किया गया है पाकिस्तान में। हम इसे आम जुकाम समझ रहे हैं शायद कि सर्दियाँ है, जो सर्दी डॉक्टर साहब लगी ने भी बात की है कि लोग उस वक्त अस्पताल जा रहे हैं जब वो बिल्कुल वो समझते हैं कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया, अब तो जाना जरूरी है। लोग छुपा भी रहे हैं, अगर किसी एक को फैमिली मेंबर को खुदा न खास्ता कोविड हो गया तो बताते नहीं है लोगों को, तो बीमार है, तबीयत ख़राब है, बस ये मसला है वो मसला है। दे आर नॉट, वो इसको एक टैबू में ले गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है, जिसके ज़्यादा नुकसान। इसको संजीदा लीजिए और संजीदा लेना हम सब के लिए बेहतर है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। अभी बात करेंगे लॉ कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा एडमिशन टेस्ट आउट ऑफ कोर्स आने पर सरापा एहतजाज है। शेखुपुरा और कसूर में एहतजाजी तलबा का ये कहना था कि 6 दिसंबर को लॉ कॉलेजेस में दाखिले के लिए एडमिशन टेस्ट हुए, जिनमें जनरल नॉलेज के बजाय करंट अफेयर्स का सिलेबस शामिल कर दिया गया और एंट्री टेस्ट में मास्टर लेवल का कोर्स शामिल कर दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क दिए जाएं या फिर पासिंग मार्क्स जो है वो 40% करने के साथ साथ आइंदा के लिए सिलेबस मुकर्रर किया जाए। वालिदैन और असातिज़ा का ये भी कहना था कि HEC की नाक़िस पॉलिसी के बायस इनके बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। तालिबान ने एडमिशन टेस्ट आउट ऑफ कोर्स आने पर वज़ीर आज़म, वज़ीर तालीम और चेयरमैन HEC से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। तो तलबा की जानिब से ये एहतजाज किया गया है कि आउट ऑफ कोर्स आया, जनरल नॉलेज जो था उसका पेपर करंट अफेयर्स में से आया और फिर जो है मास्टर्स लेवल का पेपर तैयार किया गया जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स था। ये एक मुतालबा है। फिर ग्रेस मार्क्स देने की बात हो रही है। ऑन अ लाइटर नोट, जब मैं छोटा था फरा, तो मेरी वालदा अब मुझे कहती हैं कि जब कोई मेरा पेपर बुरा होता था ना तो मैं कहता था कि जी कि वो ना आउट ऑफ कोर्स आ गया था। आज तक बच्चे जो है ना वो यही काम करते हैं। मैं अपने बेटे से पूछूं ना कि ये क्यों नहीं, वो कहता है ये तो था ही नहीं कोर्स में, ये तो सवाल उन्होंने पता नहीं कहाँ से दे दिया। तो मुझे तो क्वेश्चन की समझ नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आई मेरी जब मैं ये सारा मसला पढ़ी थी। लेकिन जेन्युइनली कोविड के दिन हैं, बच्चों ने बहुत हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या स्कूल स्टूडेंट्स ने, उन्होंने मेंटल ट्रॉमा से लेकर बहुत सारी तालीमी साल तो इतना मुश्किल है कि चूँकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना हमजा, तो मुझे पता है कि समझ ही नहीं आ रही कि कोर्स कैसे कवर होगा, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, ना उनकी पढ़ाई उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कह रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किल है तो उन्हें कंसिडरिंग द स्पेशल सर्कमस्टांसेस थोड़ा सा मार्जिन मिलना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए जो कि सबसे अहम नुकता है कि कोर्स आउटलाइन तो होनी चाहिए कि कोर्स ये कोर्स है, इसमें से टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे कैसे खुला छोड़ दिया जा सकता है कि जी कि आपको कहीं से भी आ जाएगा। और बाकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आम तौर पर शायद लोग इसको मिक्स करते होंगे, इसमें खासा फ़र्क है। करंट अफेयर्स का पेपर जनरल नॉलेज से ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो था नहीं कि इसलिए आपका कोई जो है वो कोर्स एंड सिलेबस नहीं है, बस आपका टेस्ट होगा आपकी पर्सनल नॉलेज का एंड स्किल का। डेफिनेटली अगर एक चीज़ जो है उसको किया जा रहा है प्रोटेस्ट, तो उसके ऊपर मुनासिब कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
कि अगर पंजाबियों से पूछा जाए, पंजाब के रहने वालों से, कि आज सुबह का आगाज़ कैसे हुआ, तो कहेंगे धुंध से हमारी सुबह का आगाज़ हुआ। जो हम दोनों की सुबह का आगाज़ भी धुंध से ही हुआ था। बिल्कुल। लेकिन ये धुंध जो है ये अब ने डेरे डाल लिए हैं, और जब डेरे डालती है तो फिर उसका मतलब है कि ये तवातर के साथ कुछ अरसे रहती है। हर मंजिल जो है वो धुंधला है। कौमी शाहराह पर धुंध की चादर तनी तो हद निगाह इंतहाई कम हो गई। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 को सखर तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि हद निगाह कम होने की वजह से ड्राइवर्स एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और ये एहतियाती तदाबीर क्या हैं, क्या होनी चाहिए, ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए, घर से निकलते हुए क्या कुछ होना चाहिए? सड़क पर तो बहुत कुछ होता है, घर से निकलते वक्त क्या कहीं पे कॉल कर लेनी चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। CPO हमारे साथ मौजूद है मोटरवेब की, समीरा फराज साहिबा। समीरा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आप बता दें कि आप धुंध में आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं, हम लोगों को कितनी मुश्किलात ना हों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्राइवर्स को घर से निकलते हुए से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला और अहम मशवरा जो मैसेज के लिए या अवामुन नास के लिए देना चाहिए वो ये है कि धुंध में एक ख़ास खसूसी घंटे होते हैं जिसमें आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। वो हैं अर्ली मॉर्निंग, यानी अलल सुबह से लेकर आप अगर, और लेट नाइट यानी देर रात तक अगर आप ट्रैवल करें तो उसको इज्तनाब करें उससे। सेकेंडली, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि अगर आप कहीं मतलब इनएविटेबल है, आपने जाना ही जाना है किसी जगह पे, इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना पड़ा है, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप 130 पे कॉल कर लें। जिस तरह अभी फ़रा बता रही थी कि M4 और M5 का स्टेटस क्लोज़ है सखर तक मोटरवे की वजह से, तो हम अपनी जितने भी फैसिलिटेशन सेंटर्स या हेल्पलाइंस होती हैं उन पे हर आधे घंटे बाद फॉग की सूरत में उनको अपडेट देते रहते हैं कि हमारा ये पैच क्लोज़ है, ये खुला हुआ है, यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। फॉग या धुंध की एक हद निगाह जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होती है ड्राइवर की। अगर आपकी हद निगाह 100 मीटर्स से कम हो गई है तो इसका मतलब है कि डेंस फॉग है, शदीद फॉग है। और उसका सबसे बेहतरीन इस वक्त जो प्रोफेशनल हम लोग देते हैं, मोटरवे पुलिस के अफसरान स्पेशली आवाम को एक मशवरा वो ये होता है कि ना करें ड्राइव, उस मौसम में मत करें, क्योंकि धुंध ड्राइवर को ब्लाइंड कर देती है। एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम उस सिचुएशन में ड्राइवर की आंख अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से काम नहीं कर रही होती है। लेकिन अब एक बीइंग ड्राइवर, सर्दी है बहुत ज़्यादा, आप गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं और आप हीटिंग उसकी ऑन होती है और आप एक कंफर्टेबल उसमें, तो पहली चीज़ होती है आपको नींद आने लग पड़ती है। ट्रू। और मोटरवे तो वैसे ही नींद बहुत ज़्यादा आती है ना, क्योंकि बहुत ड्रैग सफ़र है। ड्रैग सफ़र है, ड्रैग सफ़र है, या दूसरे मायनों में ये कह लें कि वहाँ पे आपको उस तरह रुकावटें चैलेंजेस नहीं मिलती हैं, हैज़र्ड्स नहीं मिलते हैं जो कि आपको नेशनल हाईवे पे या GT रोड पे मिलते हैं। तो क्या करें फिर? म्यूज़िक अवॉइड करें सबसे पहले, क्योंकि हमारा होता है कि मौसम अच्छा है, स्पेशली विंटर्स, हम लोगों को सर्दियों के करीब का मौसम, फॉल, ये सब बहुत पुरसकून होता है हमारे लिए। म्यूज़िक अवॉइड करें। आपने हीटिंग ऑन करनी है, आप हर गाड़ी में, हर अच्छी गाड़ी के अंदर, या इवन जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ होती हैं, डिफॉगर या डिफ्रॉस्टर का एक बटन लगा होता है, उसको ऑन कर लें। वो भी अगर आपको लग रहा है जैसे अब बाहर भी धुंध है और आप कुछ देर के बाद नोट करेंगे कि गाड़ी के अंदर भी मिस्ट बननी शुरू हो गई है, क्लाउडी हो गया आपका शीशा, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि शीशे थोड़े थोड़े से नीचे कर लें। दो फ़ायदे होंगे, एक आप अटेंटिव रहेंगे उस ठंडी हवा की वजह से, सेकेंडली आपकी गाड़ी के अंदर जो है आपका मिरर्स क्लियर रहेंगे, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉग में यूजुअली लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, इतने बाशऊर हो गए हैं हमारे अवाम, और कभी कभार जब आप मेंटली, दिमागी तौर पे पुरसकून जगह पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप एक फेज़ में चले जाते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली चीज़ें नहीं दे रही होती हैं, लेकिन आपको आने वाली ट्रैफिक की आवाज़ बहुत क्लियर, वाज़ेह तौर पे सुनाई देती है। उसका एक थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये भी है कि आपको आने वाली ट्रैफिक का जो शोर है वो सुनाई देगा, आपको अटेंटिव रखेगा, आपके गाड़ी के अंदर फॉग नहीं बनने देगा, तो इट विल हेल्प यू। लेकिन ये आपने ये भी कुछ सामने रखा हुआ है और मैं तो बड़ी इससे फैसिनेट हो रही हूँ। डिवाइस है, एंटरिंग डिवाइस, ये किस लिए काम करती है, क्यों ज़रूरी है ड्राइवर्स के लिए?
ये एक बिल्कुल छोटी सी बहुत इकोनॉमिकल डिवाइस है, और चूँकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम सब लोग गाड़ियाँ इज़ एन एसेट फॉर ऑल ऑफ अस, हम उसको बहुत मुश्किल से एक्वायर करते हैं, बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। ये इजीली अवेलेबल है। हम लोगों ने रीसेंट जो एक हाल ही में एक नया स्टेप लिया, वो ये है कि हम स्पेशली PSV ड्राइवर्स को ये कह रहे हैं कि आप अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको ना सिर्फ रिफ्रेशर कोर्सेज दें, बल्कि ये छोटी छोटी डिवाइसेस उनको लेके दें। इसका मकसद ये है कि ये आपके हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। सर की, जैसे मोस्टली लोग जब सोते हैं तो उनका सर एक तरफ गिर जाता है या आगे की तरफ गिर जाता है। ये तो मैं लगा के देख सकती हूँ? जी ज़रूर। ये कैसे काम करेगा? आप इस बटन को दबाएंगे और जिस तरह हम अपनी ब्लूटूथ डिवाइस को कान के पीछे लगाते हैं, ये आप वहाँ लगाएं। ये ऐसे करके कान के पीछे लग जाएगा? जी बिल्कुल। ओके। और जब हम सोने लगते हैं तो हमारा सर अक्सर लोगों का एक तरफ झुक जाता है या आगे की तरफ गिर जाता है, तो ये बेसिकली आपकी उस सर की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हो, बीप करना शुरू हो जाता है। अभी तो नहीं कर रहा। बीप की आवाज़ हम सुन पा रहे हैं स्टूडियो में, ये वो है कि आपकी जैसे ही डायरेक्शन कुछ ऐसे हुई तो वो उसको उठा देगा, भाई क्या करें। जी एग्जैक्टली, वो Okay, ड्राइवर ठीक को नींद से मैं बेदार समझी कर कोई छोटा छोटा करंट लगता रहेगा यहाँ से क्या आपका? इसमें भी हैं कुछ। दिस इज ओनली, ये वो डिवाइस है जो सिर्फ आपको बीप देकर अलर्ट करेगी। अभी कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं, वो थोड़ी महंगी होती हैं कि आपको वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आवाज़ का अगेन जब हम सोने की हालत में जा रहे होते हैं और थके हुए होते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो इतना असर नहीं करती। बट ये एक नया ट्रायल बेसिस पे एक वो हो सकता है, क्योंकि हमारा मोटरवे पुलिस का इदारे की हैसियत से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम लोगों की जानें बचाएं, हादसात में कमी करें, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं मोटरवे पे या नेशनल हाईवेज़ पे, उनको एहसन तरीके से, महफूज तरीके से उनकी मंजिल पे पहुंचे। ठीक है, फासला कितना रखना चाहिए? आम हालत से कुछ ज़्यादा फासला रखना चाहिए अगर धुंध हो? और हम ये देखते हैं बबल गम्स या च्युइंग गम्स जो हैं वो भी मोटरवे पुलिस की जानिब से दी जाती हैं, मतलब लोग देखते हैं तो शायद वो हंसते होंगे कि ये क्या किया जा रहा है, वो उसका मकसद क्या होता है? वो भी आपको जागने में हेल्प करता है। देखिए, अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठा नहीं हुआ और लंबा रास्ता है, जैसे फरा कह रही थी कि ड्रैग्ड रास्ता है, कोई और एक्टिविटी नहीं है, प्लस आप सारे दिन के काम करके थके हुए हैं, तो एक बहुत ही कुदरती सा फिनोमेना है कि आपकी आंख बंद होगी। अगर तो आपके साथ कोई कंपेनियन है, आप बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ अवॉइड की जा सकती है, वरना डोजिंग एट व्हील की वजह से हम बहुत फैटल एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली टैकल करते रहे। सेफ डिस्टेंस, महफूज फासले की जहाँ तक बात आती है, तो आम हालात में जबकि मौसम ठीक होता है, आपका 3 से 4 सेकंड का फासला होना चाहिए। लेकिन एडवर्स वेदर, ख़राब मौसम, धुंध, बारिश, तूफ़ान, हवा, आपकी रोड स्लिपरी है, आप किसी ऐसी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं जो कि आपके लिए अनजान है रास्ता, तो उन जगह पे ऑटोमेटिकली आपको अपना महफूज फासला डबल कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो आप अचानक बंद कर देते हैं और डिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो उसको अवॉइड कैसे किया रास्ता में? आप मोटरवे पे हैं और पहुंच गए हैं, पिंडी भट्टियाँ पे अक्सर बंद हो जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है? कि आपको मिडल ऑफ द वे पता चलता है कि आगे तो मोटरवे बंद है, सॉरी आप नहीं जा सकते, आप डिफ्लेक्ट हो। हर एक्टिविटी को अगर प्लान करके किया जाए तो ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी कि ट्रैवल करने से पहले हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। हम सफ़र ऐप है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हम हर आधे घंटे के बाद सब मोटरवेज़ और हाईवेज़ का स्टेटस वहाँ पे अपडेट करते हैं कि कौन सी बंद है, कौन सी खुली है। और इस सीज़न में स्पेशली फॉग के दिनों में हमारे सेंट्रल पंजाब में धुंध से हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। उसकी साइंटिफिक रीजंस हैं, वो मोस्टली लोगों को पता होती हैं, लेकिन आप जब ट्रैवल कर रहे हैं कॉल कर लें। नहीं, आप बहुत इमरजेंसी आपको सफ़र करना है तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग सफ़र ना करें और लेट नाइट सफ़र ना करें। ये दो चीज़ें किसी भी इमरजेंसी से आपको भी बचा सकती हैं और हमें भी कंपैरेटिवली ऑपरेशनल हैजर्ड्स कम फेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि गाड़ियाँ जो है ना, उनको अगर मोटरवे पुलिस से करना शुरू कर देना कि वो गाड़ियाँ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने उनके अंदर वो बैलून्स नहीं डाले हुए जो आपको एक हिट में बचाते हैं,
एयर बैग्स नहीं है या बाकी और चीज़ें नहीं हैं, उनको मोटरवे पे चलना बंद कर दे तो शायद वो कंपनियां फिर लोगों की हिफाजत का ख्याल करते हुए इंश्योर करना शुरू कर दें कि उसमें एयर बैग्स हो। दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि ये एक ऐसा इदारा है जो ये इंश्योर कर सकता है और बहुत सारे लोगों की शायद ज़िंदगी और जान बच सकती है। इट्स वंडरफुल टू हैव यू समीरा फराज साहिबा, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे जी और बात करेंगे कि अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है। गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, इसके लिए तो पेट्रोल जो है जिंदगी चलानी है, गाड़ी और मोटरसाइकिल के अलावा हमारी जिंदगी पेट्रोल से चलती है। हाँ, जब ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें हों या लोगों ने सफ़र करना हो, तो वो सब कुछ महंगा हो जाता है। और जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, हम देखते हैं कि जी महंगाई होगी और वो एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। और ये जो टैक्सेस है ना, जो हुकूमती महसूलात हैं, वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त पेट्रोल की और डीजल के ऊपर। 40 और 45 रुपए हैं तकरीबन पर लीटर। लेकिन फिर भी मसनूआत में कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वजारत ख़जाना ने जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, डीजल की कीमत में भी 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5 रुपये लीटर इजाफा किया गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और डीजल की नई कीमत की बात करें तो वो 108 रुपये 44 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत की बात करें तो 70 रुपये 29 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की बात करें तो वो 67 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जिसके बाद यही मामला होता है जब भी पेट्रोल महंगा होता है। जब सस्ता होता है चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं, लेकिन जब महंगा होता है तो महंगी हो जाती है। सस्ता होता है तब हुकूमती महसूलात और बढ़ जाते हैं। तो होना तो चाहिए था कि रिलीफ मिले अवाम को किसी तरह, लेकिन अवाम को रिलीफ किसी सूरत नहीं मिल पाता। माहिर मईशत हमारे साथ हैं खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा कि हुकूमत किस तरह महंगाई पे काबू पाने में कामयाब होगी जबकि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है, हर चीज़ इससे लिंक्ड है और गवर्नमेंट कह रही है कि वो महंगाई पे काबू पाएंगे। तो ये कैसे, ये कुछ समझाइएगा, ये मुमकिन है, मुमकिनात में से है या सिर्फ नारे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुमकिन तो सब चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है और प्लानिंग में आपको जो है देर नहीं लगानी चाहिए। आपको याद होगा जब जो तेल की कीमतें थीं ये जो है बहुत नीचे आ गई थीं मई और जून के महीनों में, ये पिछला जो समर गया है, और उस वक्त बड़ा एक मौका था हमारे पास कि हम कुछ हिस्सा जो है वो फ्यूचर, वो कहते हैं कि मुस्तकबिल के लिए बाय कर लेते और मुस्तकबिल के लिए या तो थोड़ा स्टोर कर लेते। हालांकि हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं है, बट कुछ हद तक किया जा सकता था। उसका फ़ायदा ये होता कि आज जो प्राइसेस दोबारा बढ़ गई, ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी आगे जाते हो, खासकर विंटर्स में तो प्राइसेस ज़्यादातर बढ़ती हैं, तो ये राइटिंग ऑन द वॉल थी। तो उस वक्त अगर हम थोड़ा सा हिस्सा जो है पहले बाय कर लेते तो आज शायद हमें ये पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, इनमें हमें जो है वो इतनी ज़्यादा इजाफा नज़र ना आता। दूसरी बात ये है कि एक और तरीका जो कम किया जा सकता है, जिसमें ये जो तेल की कीमतें हैं, ये जो पेट्रोल वगैरह है जो एक आम भी यूज़ करती है, ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होते हैं, इनको जो है कम इस तरह से किया जा सकता है। फरा, आपने खुद भी बिल्कुल सही कहा कि इसमें जितनी प्राइस है इस वक्त पेट्रोल की, उसमें आधा जो है वो टैक्स है और आधे टैक्स में एक टैक्स ऐसा है जो कि बिल्कुल कम किया जा सकता है, उसे कहते हैं प्राइस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, PDL जिसे कहा जाता है। तो 30 रुपए पर लीटर है, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो ये देखें, ये थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्योंकि टैक्सेस नहीं होते, गवर्नमेंट यहाँ से टैक्सेस पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगाती है। पूरी दुनिया में होती है लेवीज, बिल्कुल लगती है, डेवलप्ड मार्केट्स में ज़्यादा होती है, हमारी डेवलप मार्केट नहीं है उस तरह से। ये इसलिए लगाई जाती है कि पेट्रोलियम सेक्टर को जो है वो डेवलप किया जाए यहाँ से पैसा लेके, वो भी नहीं हो रहा उस तरह से। जब उसका मकसद पूरा नहीं होता, एटलीस्ट आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए यहाँ पे, ताकि महंगाई में ओवरऑल कमी है। वैसे भी आपको पता जी बहुत ज़्यादा है। जी खुर्रम शहजाद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि हमने असद उमर साहब से ये सीखा कि पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा होती है। जिस वक्त वो अपोजिशन में थे वो बताते थे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है जो पेट्रोलियम लेवी के बारे में अब जान गई है कि ये क्या होता है। तो जब इतना बेहतर जानते हैं कि पेट्रोलियम लेवी कम की जा सकती है, उस दौर में तो कहा जा रहा था कि ये 44 रुपए में लीटर में पेट्रोल बेचा जा सकता है, तो अब हुकूमत इस लेवी को कम क्यों नहीं कर रही है? आप क्या समझते हैं, हुकूमत के नज़दीक क्या वजह है कि इसको कम नहीं किया जा रहा?
देखिए मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल स्लोगन काफ़ी डिफरेंट होता है रियलिटी से, और जब आप आते हैं हुकूमत में फिर आपको रियलिटीज़ का पता चलता है। उससे पहले ये नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट्स नहीं इस तरह की करनी चाहिए जो बाद में जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो। तो इसमें ये हो सकता है कि कम क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट। उसकी एक वजह मैंने पहले अपने जो है वो एक पॉइंट में कही कि टैक्सेस नहीं है हमारे पास। जब टैक्सेस आप सही जगहों पर टैक्सेस नहीं लगा पाते, उनको टैक्स नहीं कर पाते, जो टैक्स नहीं है ऑलरेडी, बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा जो कि टैक्स नहीं देता। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में 25-27 लाख मैक्सिमम लोग हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरी आवाम देती है। आप कोई भी अशिया खुर्दनोश की भी खरीदने जाएं, लोकल एक्टिविटीज बनी हुई हो तो उसका तो टैक्स आपको जरूर देना पड़ता है। तो देखिए टैक्सेस तो हर कोई देता है, पर टैक्स की मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का ये होता है कि जी टैक्सेस नहीं है हमारे पास। फिर हम IMF प्रोग्राम में है, IMF कहता है कि जी आप टैक्सेस लगाएं। जब टैक्सेस नहीं लगेंगे तो इस तरह की चीजें होंगी तो नेचुरली आपको जो है यहाँ से पैसा जो है इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि आवाम के ऊपर बर्डन होता है, और महंगाई में फिर जो है वो कमी उस तरह से नहीं होती। लेकिन ये करना चाहिए, PDL कम किया जा सकता है मेरे ख्याल में 10 से 15 रुपए, और यहाँ से टैक्सेस कहीं और से अगर लिए जाए वो ज्यादा बेहतर है बनस्बत के यहाँ से जो है वो एक्यूमुलेट किए जाए। बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, आपके इल्म में ही है कि एक जो है रिपोर्ट पेश की गई है वफाकी काबीना में, वज़ीर आज़म ने उस पर एक्शन लेने का भी कहा है, बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं, कातिल भी सामने आया है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं पेट्रोल खरीदा गया। इस तमाम बैकग्राउंड में अब जबकि कोविड की सूरत हाल है, सारी जो ड्रेजिंग कंपनियां हैं, ड्रिलिंग कंपनियां हैं, वो ज़ाहिर है नहीं उतना तेल निकल रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलमी मंडी में आप मज़ीद इजाफा देखते हैं, और उसके क्या मुमकिन असरात पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर देखते हैं, और फिर उसकी वजह से महंगाई पर क्या उसका रिलेशन आपके सामने है? देखिए महंगाई का रिलेशन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है इसमें फरा, और मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे अगर 10% इजाफा होता है लेट्स से आपकी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में, या 5% आप ले लें, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका बहुत ह्यूज होता है। वो 10% नहीं होता, वो 30-35% होता है। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आप दोनों ने रेस किया कि यहाँ पे क्या पूरी दुनिया में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, खासकर डेवलपिंग इकॉनमी में ज़्यादा होता है कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ाई ज़्यादा से जाती हैं, कम से की जाती हैं, और बल्कि कम तो होती ही नहीं है, हमेशा इसका अपसाइड ही होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और आगे जाते हुए ऑयल प्राइसेस, मुझे लगता है इकोनॉमीज अभी बंद है और दुनिया की इकोनॉमीज, तो ऑयल प्राइसेस शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन हमें इस चीज़ की अमर की ज़रूरत है हमारे लिए कि हम पहले किस तरह से अपनी एनर्जी को प्लान करते हैं। अगर प्लान करेंगे सही तरीके से, टाइम पे बाइंग करेंगे, टाइम पे जो है प्राइस को लॉक करेंगे, तो आवाम को इस तरह से जो है वो असर नहीं आएगा, महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। और ख़ासकर पूरी चेन हम देखें कि कैसे प्राइसेस जो है वो आगे जाके पास ऑन की जा रही हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जब तक ठीक नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल महंगाई पे बहुत ज़्यादा कमी होगी, और हम इस तरह की सिचुएशन देखते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर यही मामलात रहेंगे तो खुर्रम शहजाद ये कह रहे हैं कि महंगाई पर जो है फिर इजाफा महंगाई में होता रहेगा, और हमारी पॉलिसीज़ जो हैं हम पहले से मामलात को नहीं देखते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, इसलिए आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और हम अक्सर ये डिस्कस करते रहते हैं कि ये जो सेंचुरी है, ये जो सदी है, ये इंफॉर्मेशन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, तिब की, इंजीनियरिंग की दुनिया की है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब पाकिस्तान उस हवाले से कोई एक, जैसे कहते हैं ना, माइलस्टोन अचीव करता है। ये एक अच्छी खबर है कि रुकने सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान अली शाह, जो कि सिर्फ सियासत के मैदान में ही कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रहे बल्कि इंतहाई कामयाब ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक और कामयाबी हासिल की है, और कराची DMC बस्ती के 29 साला मुलाजिम माइकल पीरा की 45 मिनट में कामयाब पेचीदा सर्जरी करके उसे ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा लिया। बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है। हम सियासतदानों की ना ये साइड शायद दिखाते ही नहीं है, ह्यूमन साइड उनके छोड़ देते हैं। माजूरी की सूरत में माइकल को ना सिर्फ रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता था, बल्कि उनको अपने रोज़गार से भी हाथ धोना पड़ सकता था। और पाकिस्तान के हालात हम जानते हैं कि एक कमाने वाला है, 7-7, 8-8 जो हैं वो खाने वाले हैं, और ये बड़ी पेचीदा सर्जरी थी। हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, सर्जरीज तो होती रहती हैं, लेकिन रुकने सिंध असेंबली और मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इमरान अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये सर्जरी किस कदर मुश्किल थी माइकल की, और अब तक आप कितनी सर्जरीज कर चुके हैं, कितनी मुश्किल थी ये सर्जरी उन सर्जरीज के मुकाबले में जो पहले हुई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, ये माइकल हमारे DMC सेंट्रल, जहाँ का मैं MPA भी हूँ, वहीं के एम्प्लॉई हैं,
और ये वहाँ पे जेनिटोरियल स्टाफ जो होता है उसके तौर पे काम कर रहे थे। तो ट्रैक्टर की जो वो होता है ना, आगे ब्लेड लगा होता है, वो दीवार पे लगा, पूरी दीवार उसके पैर पे आके गिरी, उस वजह से उसकी टांग कट गई थी। प्रॉब्लम हड्डी टूटना नहीं होता, प्रॉब्लम होता है जब हड्डी के साथ साथ खून की वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स जिनको कहते हैं वो भी डैमेज हो, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा खून की नाली डैमेज हो जाए तो हमारे पास 4 से 6 घंटे की विंडो होती है, उसमें इसको रिपेयर करना होता है और साथ में हड्डी को भी स्टेबलाइज करना होता है। प्रॉब्लम ये हुई थी, बेचारा एक लोकल हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे डीएमसी यानी कि लोकल गवर्नमेंट के साथ में ऑफिशियल्स भी थे, उन्होंने कहा कि जी इसकी टांग को काट देना चाहिए। अब आप जस्ट इमेजिन करें हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी लोग इतनी पॉवर्टी लाइन में हैं, ख़ास तौर से इस लेवल के वर्कर्स जो होते हैं, उसकी आप टांग काट दें 29 ईयर ओल्ड की, 30 साल के बच्चे की टांग काट दें। तो फिर खैर बहरहाल मुझे कमिश्नर डीसी साहब ने कॉल की, कहा कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट है हमारा, आप ज़रा प्लीज़ देख लें, ज़्यादा अफोर्डिंग भी नहीं है पेशेंट। तो बहरहाल वो मेरे पास आया और फिर मैंने इसकी, क्योंकि ये एक बाहर की एनवायरनमेंट में चोट लगी थी, यानी कि फुटपाथ पे चोट लगी थी, तो अंदर कचरा और बजरी बहुत ज़्यादा अंदर थी उसके गोश्त के दरमियान और हड्डी के दरमियान। तो सफाई करके इसकी हड्डी को स्टेबलाइज किया गया, इसकी ब्लड वेसल्स को खोला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टांग भी बच गई और इंशाल्लाह ये चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सियासत में ऐसे लोग भी हैं जो बाकी शोबाजात में भी कामयाबी हासिल करते हैं। और जैसे हमें बताया जाता था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बताया करते थे कि इतने PhDs हैं बाकी जो मुल्कों की पार्लियामेंट है उसमें, अब हम आके ढूंढ रहे होते हैं कितने PhDs हैं हमारे मुल्क की सियासत में। तो अब आप बताइए कि कितना मुश्किल है कि साथ साथ प्रैक्टिसिंग मेडिकल जो है उसको लेके चलना और साथ साथ सियासत को। वो कहते हैं सियासत के सीने में तो दिल नहीं होता, और तिब जो है वो मुसलसल एक हसास दिल मांगता है। जी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2003-04 में जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, तो उस वक्त मुझसे काफ़ी पार्टी के लीडर्स ने भी ये बात की थी और खान साहब ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि डॉक्टर साहब आप लोग इतने बिजी रहते हैं, आप 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं, आप कैसे सियासत को टाइम दे पाएंगे। तो मैंने एक ही बात की थी उस वक्त भी, और अभी भी ये कहूँगा जो कि अप्लाई होना चाहिए पाकिस्तान की एंटायर पॉलिटिक्स में, नेशन वाइड, कि कभी भी सियासत में एक पॉलिटिशियन को प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन की अपनी डे जॉब होनी चाहिए, एक जरिया होना चाहिए उसके पैसे कमाने का। वरना अगर आप इसलिए आ रहे हैं पॉलिटिक्स में कि आप अभी लैंड क्रूजर कब लेंगे, ज़मीनें कब खरीदेंगे, या फिर अपने दूसरे तरीके मीन से पैसे कैसे कमाएंगे, तो फिर उधर ही करप्शन शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमेशा पॉलिटिशियन को एक प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, उसने वेल ट्रेवल किया होना चाहिए, ठीक कह रहे हैं आदमी डिलीवर अच्छा करते हैं। हाँ, लेकिन वो आप लोगों ने फिर इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर ली ना। आप लोगों ने पहले कहा कि PhDs होंगे, नए सियासतदान आएंगे, फिर आप ही ने कहा नहीं जी इससे तो 2012-13 के इलेक्शंस नहीं जीते जा सकते, तो अब तो जीतने के लिए हमें इलेक्टेबल्स चाहिए। तो तमाम जमातों के लोग जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो आपने तो खुद अपनी पॉलिसी से डिविएट कर दिया, अब आप फिर उसी की हमें बात सुना रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं अभी भी इस बात पर स्टिक करता हूँ कि मेरे ख्याल से आदमी को एक प्रोफेशनल होना चाहिए, और पॉलिटिक्स देखें कॉमन सेंस होती है। खान साहब इज ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द कंट्री ना। आई डोंट वांट टू बी दिस वेरी पॉलिटिकल दिस इंटरव्यू विद मी राइट नाउ, मगर खान साहब इज ब्रिंगिंग इन पीपल हु आर फ्रॉम एन एजुकेटेड बैक। हमारे आप MPs देख लें, सिंध के MPs देख लें, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को देख लें, ही इज़ NED ग्रेजुएट। बाकी लोग हमारे MPs ज़्यादातर दे आर फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट हैव प्रोफेशनल्स इनसाइड होते, ताकि उनको फिर दूसरे रास्ते नहीं देखने पड़ते ना। इट इज़ नॉट ईजी वर्किंग फॉर मी एज अ पॉलिटिशियन, गोइंग टू द पार्लियामेंट में टाइम निकाल के सियासत को भी देना है। कल दोपहर को मैं, हमारे जो शेराजी भाई उनका इंतकाल हुआ है, ठट्टा में था, दिन के वक्त रात को मैं ऑपरेशन कर रहा था। तो मतलब ट्रैवलिंग बहुत होती है, और आपको पता है मैं सिर्फ कराची नहीं देख रहा, थोड़ा मैं ठट्टा का एरिया भी देखता हूँ, सजावल का एरिया भी देखता हूँ, और साथ में मुझे पहले टाइम कम था, इन्होंने मुझे खुर्रम शेर जमान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है कराची, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट भी बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माय प्लेट। जब तक मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मगर जब मैं समझूंगा कि मुझसे कोई ओहदा या कोई जिम्मेदारी नहीं की जा रही, तो आदमी को इसमें कोई गिल्ट नहीं, आदमी की कोई शर्म की बात नहीं होती। अगर कुछ नहीं कर पा रहा, कोई ओहदा नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं भाई मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता, मेरी जगह मैं किसी और को दे देता हूँ। तो खैर बहरहाल इंशाल्लाह बार हम लगे रहेंगे इंशाल्लाह टू सर्व द कंट्री एट व्हाटएवर कैपेसिटी आई। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि अगर हम पढ़े लिखे नौजवानों से बात करें तो वो कहते हैं भाई हम सियासत में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सियासतदानों को
शायद अच्छा समझा नहीं जाता, और सियासतदानों ने खुद भी दूसरे सियासतदानों का इमेज ये बनाया है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने PhD की है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे वकला हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि सियासत के शोबे में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उनको कैसे मोटिवेट किया जाएगा जब सियासतदान एक दूसरे को चोर, डाकू, करप्शन की दास्तानें आएंगी, वो कहेंगे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वैसे कमा लेते हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊं एक बात कि पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से जब से मैं MPA बना हूं नॉर्थ आज़ाबाद कराची का, मेरे जो सर्कल थी, मैं ज़्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैरिस्टर्स, इनके साथ ही मेरा उठना बैठना होता था। मैं तो किसी हल्के में जाके नहीं बैठता था, किसी यूनियन काउंसिल में जाके नहीं बैठता था, या ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मेरी नहीं होती थी। अब ज़्यादा हो गई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और जो मेरे दोस्त थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक बैरिस्टर साहब है जो डिफेंस में काम करते हैं, वो इंस्पायर हुए कि डॉक्टर साहब, व्हेन यू कैन डू इट, व्हेन यू कैन डिलीवर, जब आप हक और सच की बात कर सकते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म टू डिलीवर टू द पब्लिक, पब्लिक अवेयरनेस तो हो कि सच क्या है, गलत क्या है। तो बैरिस्टर्स, एक मैं शायद नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, एक बहुत बड़े हमारे डिज़ाइनर है पाकिस्तान के जो कराची में बेस्ड हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा इतनी सारी पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो अपोजिशन पार्टी की भी है और रूलिंग पार्टी की भी है, जो ज्वाइन करें, जो जिनसे मेरा वास्ता रहा है। तो मेरे ख्याल से जब कोई देखता है कि एक एग्जाम्पल सेट हो गई कि यार एक बंदा जो 5, 10, 15 घंटे काम करता है, उसके अलावा वो पॉलिटिक्स को टाइम दे रहा है और डिलीवर कर रहा है, मेरी तरह और भी हैं, मैं वाहिद नहीं हूँ कराची में या सिंध के अंदर, तो लोग खुद ब खुद आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी नाम है जो मैं अभी नहीं कहूँगा कि बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी ऑफिशियली, आपके सामने आ जाएगा इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स कि ये लोग एक्चुअली स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। उनको कोई पैसे बनाने के लिए नहीं आ रहे, दे आर ऑलरेडी वेल ऑफ, अल्लाह का शुक्र है उनके लिए, उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ डिलीवर करने आ रहे हैं फॉर द बेटरमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, यू ट्रूली इज़ अ पॉजिटिव, और अल्लाह करे कि हमारी सियासत का वाकई मिजाज बदले, पढ़े लिखे, और जैसे उन्होंने खुद कहा है कि वो लोग जिन्होंने पिछले इलेक्शन पे जो पैसे लगाए हैं वो पूरे ना करने हों और अगले इलेक्शन के पैसे ना निकालने हों, और उनके अलावा ऐसे लोग भी आए जिनका ख़ानदानी सियासत से, जिनका वैसे सियासत से ताल्लुक़ नहीं हो, सर्व करने के जज्बे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर, और आपके हमारे मौजूदा सदर डॉक्टर साहब हैं, तो पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हम उनको शायद देखते नहीं हैं, उनको साइड पे कर देते हैं, हम वही बात करते हैं जो सियासतदान एक दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। पढ़े लिखे लोगों की हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अच्छी पॉलिसीज़ के लिए, पढ़ी लिखी पॉलिसीज़ के लिए। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर ब्रेक के बाद फिर हासिल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी नॉस्टैल्जिक होती हैं। वो मतलब हमारी जो हिस्ट्री होती है, हमारी जो तारीख होती है, अपने पुराने एल्बम्स खोल के बैठ जाएं तो कितनी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारी फिल्म्स होती हैं। और अब एक अहम इकदाम नेशनल आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का सामने आया है कि पाकिस्तान बनने के फौरी बाद से मुल्क में बनने वाली फ़ीचर फिल्मों को महफूज करने के लिए फ़िल्म आर्काइव्स बनाने का आगाज़ कर दिया गया। और PNCA के फिल्म डिवीजन के सरबराह एजाज गुल ने मीडिया को ये बताया कि फ़ीचर फिल्म आर्काइव के लिए 1947 के बाद से पाकिस्तान में बनने वाली हर जुबान की जो फिल्म है उसको महफूज किया जा रहा है। हम अगर चीज़ें ढूंढें हमें नहीं मिलती हैं, आप यूट्यूब पर चले जाएं कोई चीज़ मिल जाए तो वो नहीं मिल रही होती। ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी कौम के लिए तारीखी असासा साबित होगा। एजाज गुल ने फिल्म आर्काइव की तैयारी के लिए अवाम से भी फिल्में जमा करवाने की दरख्वास्त की है, यानी जिसके पास कोई ऐसी फिल्म मौजूद है या चीज़ मौजूद है तो वो उसे जमा करा सकता है। PNCA के सरबराह एजाज गुल के मुताबिक आर्काइव्स में शामिल की जाने वाली फिल्में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की वेबसाइट्स पर भी मौजूद होंगी, ताकि इस आर्काइव से फिल्म बीनों के अलावा फिल्मों पर तहकीक करने वाले जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। बहुत अहम जो है ये इकदाम उठाया गया, इसी हवाले से बात कर लेंगे। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ फिल्म डिवीजन के सरबराह एजाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज गुल साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या इससे पहले कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था या ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जहां पाकिस्तानी फिल्मों के आर्काइव मौजूद हों, और अब कितनी उम्मीद है कि हम तमाम फिल्में इकट्ठी कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में पहली फिल्म जो है वो 1948 में बनी थी, तेरी याद। और इससे पहले भी जब पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी फिल्में बन रही थी लाहौर में, लेकिन आज़ादी के बाद पहली फिल्म जो बनी वो 1948 में बनी।
और तब से लेके अब तक तकरीबन 7,000 फिल्में बन चुकी हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी। लेकिन इन फिल्मों को कलेक्ट नहीं किया गया और इन फिल्मों की कलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अपना आने वाले जो हैं हमारे बच्चे, उनके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए आर्काइव्स का। फिल्में अच्छी भी बनी हैं, बुरी भी बनी हैं। मुझसे एक साहब ने कहा कि आप ये आर्काइव्स क्यों बना रहे हैं, पाकिस्तान में तो फिल्में अच्छी बनी नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि सवाल अच्छी या बुरी बनने का नहीं है, सवाल रिकॉर्ड रखने का है। और 7,000 फिल्में जो हैं वो अपना खो जाएंगी और चुनाचे हमारी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फौजिया सईद जो हैं, ये उनकी कोशिश थी कि उन्होंने कहा कि हम एक फ़िल्म आर्काइव सेटअप करें और इस तरीके से सिलसिला जो है शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हमें इसमें कामयाबी होगी। मुझे बहुत सारे इदारों से रब्ता करना है, रब्ता किया है मैंने, और एवरेडी पिक्चर्स ख़ास तौर पे नाम लूँगा मैं उनका, उन्होंने हमें फिल्में देनी शुरू की हैं और मुझे उम्मीद है इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। एवरेडी पिक्चर्स का तो सतीश आनंद साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने बनाई, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा उन्होंने काम भी किया डेफिनेटली एक प्रोड्यूसर के तौर पे। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या उनकी तरफ से भी इसी तरह से आपको वेलकमिंग रिस्पॉन्स मिला है और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करने का आपको इंदिया दिया है? और कोई अंदाज़ा लगाया है आपने कि कितना टाइम लग जाएगा इस तमाम आर्काइव की कलेक्शन में, इसको महफूज करने में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्काइव जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। मेरा मतलब हर साल फिल्में आएंगी। ये अपना 2020 जो है एक ऐसा साल था इत्तेफाक से कि अपना कुछ हुआ नहीं वायरस की वजह से, लेकिन ये आर्काइव्स का सिलसिला तो चलता रहेगा। और दुख की बात ये है कि कुछ फिल्में जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं हमेशा के लिए, वो हमें नहीं मिल सकती। जब पाकिस्तान बना और उसके बाद फिल्में बननी शुरू हुई तो वो नाइट्रेट पे बनती थी फिल्में और वो अपना फ्लेमेबल थी, उन्हें आग लग सकती थी सिगरेट से, माचिस से। इनफैक्ट प्रोजेक्शन में भी कहा जाता था कि आप सिगरेट ना पिएं, इसलिए कि वो सेफ्टी फिल्म नहीं थी वो। लेकिन बाद में सेफ्टी फिल्म आ गई और ये कोई आसान तरीक़ा नहीं है और यह रास्ता भी आसान नहीं है कि हम इस पर चलेंगे तो हर तरफ हमें मंजिल मिल जाएगी हमारी जो हम ढूंढ रहे हैं। मुश्किल है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स चले गए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चले गए हैं, फिल्मों के रुखसत हो गए हैं। वो उनके पास ये फिल्में थीं, उनके पास इन फिल्मों के राइट्स थे। हम फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से भी राब्ते में हैं। मुझे उम्मीद है वहाँ से हमें काफ़ी हौसला अफजा जो है नतीजा मिलेगा और ये अपना हमारा जो है अपना मिशन कह लीजिए, से आप मिशन ही है ये एक तरीके से, ये पूरा होगा। लेकिन ये वक्त के साथ आगे बढ़ता रहेगा और फिल्में आती रहेंगी इंशाल्लाह और इसमें शामिल होती रहेंगी। आम लोग कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, कि अगर लोगों के पास फिल्म्स मौजूद हैं वो कैसे राब्ता कर सकते हैं? जी, अपना बहुत अच्छी बात कही आपने। अपना हमें बड़ा हौसला मिला इस बात से आपकी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स जो है वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेरिटेज, कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज, हायर एजुकेशन, सभी कुछ आ जाते हैं। शफकत महमूद साहब जो हैं हमारे वज़ीर हैं। और आप PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स से रब्ता कर सकते हैं इस्लामाबाद में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप जहाँ भी होंगे हम खुद आपसे रब्ता कर लेंगे, आप बता देंगे कि हम यहाँ पे हैं। और हमारे ऑफिसेज़ हैं, लाहौर में भी है, कराची में भी है, तो हम खुद फिल्में जो हैं आपसे कलेक्ट कर लेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हम ड्यू क्रेडिट देंगे आपको, जिन्होंने भी फिल्में हमें दी हैं उनका नाम आएगा रिकॉर्ड पे और आप की वजह से ही वो फिल्म हमारे पास रहेगी। और वो जब तक वो फिल्म चलेगी, आपकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं चलेगी फिल्म, वो बहर कमर्शियल एग्जीबिशन नहीं है उसकी, वो हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे रहेगी, लेकिन आपका नाम हमेशा साथ चलेगा उसके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया
एजाज कुल साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। डॉक्टर फरीद का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने आर्काइव्स को महफूज करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें पहले म्यूज़िक और अब फिल्म्स को जो है वो आर्काइव करने की बात की जा रही है, जो डेफिनेटली एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस इंडस्ट्री के लिए जिसे कभी इंडस्ट्री माना नहीं गया। उन चीज़ों के लिए जिनको हमेशा एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट माना गया, और इतने फॉर्मेट्स इसमें चेंज हुए ना। आप देखिए पहले VCR होते थे, उससे पहले ग्रामोफोन, फिर वो टेपें चलती थी, फिर अब वो CDs आई हैं, फिर CDs भी ख़त्म हो गई, अब डिजिटल। तो इसमें बहुत सारा लॉस है चीज़ों का। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह वो कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल काम है, और कई ऐसी फिल्में या कीमती असासा जो हैं, हम असासा ही नहीं समझते, लेकिन ये बहुत कीमती असासा है जो ज़ाया हो चुकी हैं, अब हम उनको दोबारा से नहीं देख पाएंगे। मतलब हमजा, जैसे अगर मैं फ़र्ज़ किया PhD का जैसे सोच रही हूँ, तो मैं बड़ा विलिंगली करना चाहूँगी कि 70s की जो फिल्म्स थी, 60s की जो फिल्म्स थी, वो कौन से माशरे की डिपिक्शन कर रही थी, और वर्सेस जो बाद में ड्रॉप हुआ है सारा कुछ, उसने क्या रिफ्लेक्ट किया, और उनका असर सोसाइटी बताइए, सोसाइटी उन पे इफेक्ट कर रही थी। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, उसका फाइबर, उसकी एवोल्यूशन, उसकी डेवोल्यूशन, तमाम चीज़ों को समझने। तभी हो सकता है अगर कोई डेटा मौजूद होगा तो कोई शख्स इस पे काम कर रहा होगा। हम अगर YouTube पे जाएं तो भारतीय हर मूवी हमें मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तानी वो ड्रामे, वो मूवीज नहीं मिल रही होती हैं कि जो हमने बचपन में रिपीट पे भी देखे। मुझे अपने शोज नहीं मिलते, जो मैंने पुराने शोज किए हुए मुझे वो नहीं मिलते, क्योंकि डेटा जो है उसको नहीं महफूज किया जाता, आर्काइव्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मूव फॉरवर्ड। और कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हो तो जिंदगी में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। इस बात को सही साबित कर दिखाया है कराची की 25 साला फ़ाइज़ा अली ने, जिन्होंने अपनी फैमिली के मौशी हालात को बेहतर करने और अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए दस्तगीर के इलाके में छोटा सा फास्ट फूड सेंटर खोल दिया। बिल्कुल, इस काम में फ़ाइज़ा किन चैलेंजेस का सामना करती रही हैं, अब किन चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, किरण खान हमें एक खुसूसी रिपोर्ट में बता रही हैं। छोटी सी दुकान लेकिन हिम्मत और हौसला कहीं बड़ा। ये हैं 25 साला फ़ाइज़ा अली, जो कराची के इलाके दस्तगीर में कई दुकानों के बीचों बीच अपना छोटा सा फास्ट फूड सेंटर चला रही हैं। फूड सेंटर में खानों की तैयारी, मुख्तलिफ मशरूबात बनाना और फिर कस्टमर्स को सर्व करना, ये सब कुछ बाहिम्मत फ़ाइज़ा अकेले ही करती हैं। फ़ाइज़ा का मानना है कि मेहनत से ही राहत है। इस बात की भी खुशी है कि इस काम में उन्हें शौहर की न सिर्फ मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, बल्कि वो अपने काम से फारिग होकर इनका हाथ भी बटाते हैं। मैंने लॉकडाउन में बैठे हुए थे तो हम लोग ऐसे ही, और फिर मेरे क्रेसेस भी थोड़े से डाउन थे। सारा मैं खुद करती हूँ, मेरे साथ से मेरे शौहर होते हैं जो शाम में वो आके हेल्प करते हैं। घर के मुआशी हालात को बेहतर करने का अज़्म लेकर जिंदगी की एक नई इनिंग शुरू करने वाली फ़ाइज़ा के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, बल्कि कई चैलेंजेस और मुश्किलात दरपेश थी, मगर रफ्ता रफ्ता सब ठीक होता चला गया। शुरू में वही मैंने बताया था, लोग पहले देख के हैरान परेशान होते थे और लोग सवाल करते थे कि आप यहाँ अकेले नहीं संभाल सकेंगी, जेंट्स का काम है, लेडीज़ बाहर नहीं आते। मैंने कहा वही इन सब लोगों से यही बोला कि एक औरत बाहर निकलती है तो इतने सवालात औरत पे क्यों उठते हैं। शुरू में बहुत थोड़ा सा डाउन था, लोग एतराज़ करते थे और आके चले जाते थे देख कर के एक लेडी काम कर रही है, मगर अब लोग देखते हैं, खुश होते हैं, फैमिलीज आके यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बैठती। फ़ाइज़ा अली का दावा है कि वो लजीज खाने बनाने में महारत रखती हैं और अपनी इसी महारत को उन्होंने अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। ख़वातीन को पैगाम भी दिया कि खुद को कभी नजरअंदाज ना करें। कैमरामैन फ़हीम बलोच के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। बिल्कुल, देखें जी, जितनी भी मुखालिफत हो, फ़ाइज़ा ने हमें ये बताया कि आपको काम करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, और जो आपकी मंजिल है उसके लिए ज़रूर हर वक्त कुछ जिद्दोजहद करते हैं। मुझे तो इसमें याद आ गया ना, और शेर तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो मेरा तो अपनी ज़िंदगी का भी फॉर्मूला ये है, द मोर रेजिस्टेंस द मोर परसिस्टेंट यू बिकम और यू शुड बी। अच्छा जी, अब हमने इजाज़त लेनी है, वाइंड अप करना है। लेते हैं इनसे कि अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। हम दोनों जब सुबह भी आते हैं बात करते हैं कि हम बात करेंगे सबसे कि अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, संजीदा लीजिए कोरोना की इस लहर को। और आज जो 16 दिसंबर का एक अहम दिन है, इस हवाले से पाकिस्तान का ख्याल भी हम लोगों ने रखना है, और जो एक चालें हमारा दुश्मन चल रहा है उससे भी हमें पूरे पाकिस्तान को और ख़ुद को बचाना है। अपनी दुआओं में अपने वतन को, अपनी ज़िंदगी को और उसके हर एस्पेक्ट को ज़रूर शामिल रखिए, और हमें भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।